Hello learners. So today we are starting a new topic called sales organization structures. अभी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं वो आपको आइडिया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की क्या है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आप देखते होंगे तो वहां पे उनका कंट्री हेड, नेशनल हेड, सीईओ, कंट्री प्रेसिडेंट वो होता है। उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, फिर मैनेजर्स होते हैं, फिर सबॉर्डिनेट्स होते हैं। तो इस तरह से जो एक हायरार्की बनती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोला जाता है। बहुत सिंपल तरीके से तो आपके घरों के अंदर भी, हमारे फैमिली बिजनेस के अंदर भी देयर इज एन हायरार्की, देयर इज अ स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, घर का एक मुखिया होता है, आपके बड़े पापा, आपके पापा, आपके दादाजी, वो हेड होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता भी बोलते हैं। तो वो हेड होता है। उसके नीचे उनके, जैसे अगर आपके दादाजी हेड है तो आपके जो चाचा, ताया, पापा, आप लोग जो दो तीन भाई उनके होंगे वो उनके नीचे आएंगे। और उसके नीचे बाकी जो बच्चे होते हैं वो आते हैं, फिर एम्प्लॉयज आते हैं। तो इस तरह से एक हायरार्की बनती है कि कौन बॉस है, कौन किसका बॉस है और किसको किसको रिपोर्ट करना है। दिस इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो इस टॉपिक में हम लोग स्पेसिफिकली सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे कि सेल्स से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सेल्स डिपार्टमेंट की हायरार्की कैसे बनती है, वो हम लोग सीखेंगे। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। ये स्ट्रक्चर बनाने की हमको जरूरत क्या पड़ती है। अब जैसे कि मैंने बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है वो रिलेशनशिप डिफाइन करता है कि जॉब कौन क्या काम करेगा, कौन सा काम किसकी जिम्मेदारी है, और लोगों के बीच की भी जिम्मेदारी कि किसको किसको जवाब देना है। एम आई आंसरेबल टू माई इमीडिएट सुपीरियर, और एम आई आंसरेबल टू माई टॉप बॉस, एम आई आंसरेबल टू माई कंपनी प्रेसिडेंट। तो ये पूरी जो रिलेशनशिप डिफाइन होती है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में होती है। इसका जो रोल होता है, इसका जो एम होता है, वो ये होता है कि हर किसी को क्लियर कट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर और अपनी अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत जरूरी है। अब ये उसको क्लियर हो, सो दैट वो अपना काम स्पेसिफिक ढंग से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर सके, अच्छे से मजबूती से कर सके, और उसको और किसी काम का टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। नाउ पीपल कैन एक्ट टुगेदर रादर देन परफॉर्म इंडिविजुअली। मतलब कि जब भी एक अच्छा स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं तो हर कोई मिलजुल के अंदर तालमेल के साथ काम करता है, ना कि कोई ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, ना कोई एक दूसरे के सामने अगेंस्ट बोल रहे हैं। सो एवरीबडी ट्राइज टू वर्क टुगेदर फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, मैंने जैसे कहा कि स्पेसिफिक सेल्स की अगर हम बात करें तो उसको इस तरह से इन्वॉल्व करने का कि आपका जितना भी पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये सेल्स मैनेजर, मतलब आपका जो भी सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है, सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है, उसको हेल्प हो सके, और साथ ही साथ सेल्स पर्सन को एक क्लियर उनका टास्क पता हो, जिसको वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। बहुत सिंपल तरीके में बोलूं तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये क्लैरिटी होनी है कि व्हाट टास्क हैज टू बी परफॉर्म बाय हुम, कौन सा काम कौन व्यक्ति कैसे करेगा, ये आपको इसके अंदर बहुत जरूरी। अब कुछ मेन पर्पसेस है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्विकली आपको मैं बोल देता हूँ। तो जो 6 मेन पर्पसेस जो थ्योरी के अंदर है वो है, पहला तो डिटरमाइनिंग अ डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, कितना कंट्रोल टॉप मैनेजमेंट के पास या आपके टॉप लीडरशिप के पास कितना कंट्रोल रहेगा वो डिफाइन करते हैं। तो जैसे कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा चाहती है कि हमारा बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल हो, तो वहां पे हायरार्की के अंदर एक आपका टॉप के ऊपर एक आदमी होगा, उसके नीचे फिर सब बाकी लोग काम करेंगे। सो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एक ही जने के पास रहती है। वहीं पे अगर आपका डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होगा, जहां पे आप चाहते हो कि ठीक है हमको सेंट्रलाइजेशन की जरूरत नहीं है, तो वहां पे हर किसी के पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी होगी। फिर अलाउइंग द डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, आप कितना, अगर आप चाहते हैं कि हमारे को बहुत स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है, हमको अपने काम से काम निकलवाना है, तो देर विल बी ओनली वन पर्सन हु वुड बी ओवरलुकिंग ऑल दी अथॉरिटीज। बट कहीं पे अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंस का काम फाइनेंस का बंदा हैंडल करे, मार्केटिंग का काम मार्केटिंग का बंदा हैंडल करे, प्रोडक्शन का काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम मैन्युफैक्चरर्स हैंडल करे, तो आप उस तरह से स्पेशलाइजेशन छोड़ के अलग अलग आप हियरार्की लेवल सेट करते हैं, सो दैट सब लोग मिलजुल के अपने काम के ऊपर, अपने स्पेशलाइजेशन के ऊपर फोकस करें। फिर लाइन एंड स्टाफ पोजीशंस को आप डिफाइन करते हैं, उसके लिए इसका पर्पस होता है। ये लाइन एंड स्टाफ क्या होता है हम डिटेल के अंदर समझेंगे। फिर शोइंग मार्केट ओरिएंटेशन, मार्केट का रुझान किस तरीके का। अभी जैसे फॉर एग्जांपल जो कुछ ओईएम ओरिजिनल इक्विपमेंट बायर्स होते हैं, इन लोगों को ऑनलाइन बेसिस पे सप्लायर के साथ काम करना पसंद है।
तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से होगा कि भाई आपका जो पूरा का पूरा जो कंट्रोल है दैट शुड बी चैनल फ्रॉम दी हेड ऑफिस, जहां पे आपका ऑनलाइन एक्टिविटीज पे कंट्रोल रखा जा रहा है। तो आपका प्रोडक्ट किस मार्केट में है, वहां पे क्या ट्रेंड है, क्या रुझान है, उससे भी इफेक्ट होता है। फिर हाउ टू अचीव इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, आपके सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर अगर आपका काम ऐसा है कि जहाँ पे बहुत सारे टीम्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट साथ में काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपको एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नड़ेगा। तो दैट्स व्हाई यू शुड बी गोइंग फॉर अ मोर लूसिड कंट्रोल। नाउ इंश्योरिंग अ रीजनेबल स्पैन ऑफ कंट्रोल, मतलब कि अ, दोनों एक्सट्रीम्स डेंजरस है, दोनों एक्सट्रीम्स। साफ एकदम डेमोक्रेसी कि जहां पे सब लोग, हर कोई अपनी मनमर्जी कर रहा है, तो वहां पे कुछ काम होगा ही नहीं। और बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑथोरिटेरियन कंट्रोल है, तो वहां पे भी कुछ नहीं होगा। सो वी शुड हैव अ रीजनेबल स्पैन ऑफ कंट्रोल। नाउ लेट्स गो टू द बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। तो 4 बेसिक टाइप्स है जो हम लोग इस कोर्स के दौरान पढ़ेंगे। फर्स्ट, लाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, लाइन एंड स्टाफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, फंक्शनल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। एंड फोर्थ, हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन। एक एक करके हम इन सबको समझेंगे। तो आने वाले एक दो वीडियोस इसी के ऊपर निकलेंगे, बिकॉज मैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा विस्तार के साथ समझाऊंगा, आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। स्ट्रक्चर दिखाने के बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस आपको समझाऊंगा, सो दैट आपको क्लैरिटी मिले हर एक स्ट्रक्चर की। तो जो पहला स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दैट इज लाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ऐसा दिखता है, दिस इज हाउ लाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टिपिकली लुक्स। जहां पे आपका एक मार्केटिंग हेड है, हेड ऑफ मार्केटिंग, पूरे कंट्री का, पूरे रीजन का एक हेड मार्केटिंग होता है। उसके नीचे एक सेल्स मैनेजर होता है। और मार्केटिंग, अगर आपको याद हो तो मार्केटिंग पेरेंट फंक्शन होता है, उसके नीचे सेल्स, प्रमोशंस, एडवर्टाइजमेंट, ये सब उसके अंदर आते हैं। तो मार्केटिंग हेड के नीचे सेल्स मैनेजर होता है, और सेल्स मैनेजर अपने नीचे एक बहुत सारे एरिया सेल्स मैनेजर डालेगा। जैसे इस सेल्स मैनेजर के नीचे 4 एरिया सेल्स मैनेजर्स काम कर रहे हैं, और वो एरिया सेल्स मैनेजर अपने नीचे सेल्स पीपल चला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी कंपनी गुजरात बेस्ड है, तो गुजरात के अंदर देर इज अ हेड मार्केटिंग, तो गुजरात का सेल्स मैनेजर वो अपॉइंट करेगा अपने नीचे। दैट सेल्स मैनेजर फिर वो अपने नीचे हर एक एरिया का एक एक अलग अलग सेल्स मैनेजर अपॉइंट करेगा, कि भाई एक अहमदाबाद रीजन का हो गया, एक राजकोट रीजन का हो गया, एक गांधीधाम कच्छ रीजन का हो गया, और चौथा उसने अपॉइंट किया सुरेंद्रनगर रीजन का। तो ये 4 सेल्स मैनेजर्स उसने अपॉइंट किए। अब राजकोट के अंदर जो सेल्स पीपल होंगे वो रिपोर्ट करेंगे इस सेल्स मैनेजर को, वो इंटर्न रिपोर्ट करेगा अपने गुजरात के सेल्स मैनेजर को, और वो मार्केटिंग हेड को रिपोर्ट करेगा। गांधीधाम वाले सेल्स पीपल है वो रिपोर्ट करेंगे गांधीधाम के एरिया सेल्स मैनेजर को। ये गांधीधाम का एरिया सेल्स मैनेजर रिपोर्ट करेगा अपने गुजरात के सेल्स मैनेजर को, और वो रिपोर्ट करेगा हेड ऑफ मार्केटिंग को। तो यहाँ पे जैसा कि नाम बता रहा है, क्लियर कट लाइन ऑफ अथॉरिटी डिफाइंड, कौन किसको करेगा, रिपोर्ट करेगा। हेड मार्केटिंग डायरेक्ट सेल्स पीपल से बात नहीं करेगा, कुछ भी गड़बड़ होगी तो वो सीधा सेल्स मैनेजर से बात करेगा। कुछ गड़बड़ होगी तो सेल्स मैनेजर डायरेक्टली सुरेंद्रनगर के सेल्स पर्सन से बात नहीं करेगा, वो सीधा एरिया सेल्स मैनेजर को कॉल करेगा कि साहब आपकी टेरिटरी में क्या हो रहा है। तो देर इज अ क्लियर कट लाइन ऑफ अथॉरिटी डिफाइंड हियर। आइए अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेज डिसएडवांटेज देखते हैं। ये सबसे सिंपल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में फैमिली बिजनेस का एग्जांपल दिया था, तो अगर आप 2 मिनट समझ लीजिए ये फैमिली बिजनेस है, तो ये जो घर के मुखिया है, घर के कर्ता है, वो यहाँ पे इन दोनों में से किसी भी एक जगह पे हो सकते हैं। फिर उनके नीचे वो अपने हर एक बेटे को, हर एक अपने फैमिली मेंबर को एक एक रोल दे सकते हैं, और वो अपने नीचे एम्प्लॉयज को चला सकते हैं। तो इट इज अ क्लियर कट सिंपलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑल मैनेजर्स फ्रॉम टॉप सेल्स मैनेजर टू मिडिल लेवल मैनेजर्स हैव लाइन अथॉरिटी, इन सबके पास लाइन अथॉरिटी होती है। तो लाइन अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? दैट मीन्स पीपल जो मैनेजमेंट पोजीशंस पे बैठे हैं, दे हैव फॉर्मल अथॉरिटी टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स ओनली। मैंने जैसे आपको पहले भी समझाया कि आपकी जो इसकी हेड मार्केटिंग की जो लाइन अथॉरिटी है वो रुक जाएगी सेल्स मैनेजर पे। ये सेल्स मैनेजर को ही ऑर्डर दे सकता है, सेल्स मैनेजर को ही कंट्रोल कर सकता है। वहीं पे एरिया सेल्स मैनेजर है, इसकी अथॉरिटी सेल्स पीपल पे ही रुकेगी। ये सेल्स मैनेजर या हेड मार्केटिंग को डायरेक्ट नहीं देगा। तो इमीडिएट जो भी उसके जूनियर होगा, इमीडिएट जूनियर जो भी होगा, वो उसी को डायरेक्शन, मतलब क्या अथॉरिटी होती है, कोई भी ऑर्डर देने की और कुछ भी उसको काम देने की या उससे कोई भी जवाब लेने की अथॉरिटी आपकी इमीडिएट जूनियर तक ही आपकी सीमित होती है। दिस इज वाइडली यूज्ड इन स्मॉल फर्म्स एंड कंपनीज विद अ स्मॉल नंबर ऑफ सेल्स पीपल।
बार बार मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, स्मॉल बिजनेसेस में, फैमिली बिजनेसेस में, या फिर ऐसी कंपनीज जहाँ पे बहुत कम सेल्स पीपल होते हैं, वहां पे यूज होता है। इसके एडवांटेजेस जो है, एक तो क्लियर कट अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड होती है। मुझे किससे बात करनी है, किससे ऑर्डर लेना है, किससे, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये सुरेंद्र नगर का सेल्स पर्सन है, इसको पता है कि मेरा काम अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो मुझे अहमदाबाद के सेल्स मैनेजर से बात नहीं करनी है, या मुझे गुजरात के सेल्स मैनेजर से बात नहीं करनी है, मुझे अपने मैनेजर से ही पूछनी है। उसको बाय चांस अगर अहमदाबाद का सेल्स मैनेजर विजिट पे भी आता है टेरिटरी में और कुछ सजेशन देता है, तो इसको उसको इसकी बात मानने की 100% जरूरी नहीं है। वो अपने इमीडिएट सेल्स मैनेजर से पूछेगा कि साहब, ये साहब मुझे समझा के गए, बताओ क्या करूं। सो इसीलिए आपकी अथॉरिटी क्लियरली डिफाइंड है। क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, यू डू नॉट हैव टू गेट इन्वॉल्व इनटू लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक थिंग्स। इट इज लो कॉस्ट, इसको डिफाइन करने के अंदर कोई आपको कोई बहुत कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। डिसएडवांटेज इसके क्या है कि जो हेड ऑफ सेल्स है, इसके ऊपर सब कुछ इसी के ऊपर निर्भर करता है। अभी मार्केटिंग वाले ने जब सेल्स मैनेजर को अगर सारी जिम्मेदारी दे दी, तो ये पूरे डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही जने के पास है। अभी बाय चांस अगर आपका सेल्स मैनेजर काम छोड़ के चला गया, वो अगर दूसरी कंपनी में चला गया, या किसी कारण से बीमार हो गया, या कुछ भी XYZ रीजन के कारण वो अपनी जवाबदारी नहीं निभा पा रहा है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर कंफ्यूज हो जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर चरमरा जाएगा। दूसरा, इसका वर्कलोड भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ही इज सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी पीपल। सबॉर्डिनेट से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। हम आगे जैसे दूसरे डिपार्टमेंट्स में देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जैसे मार्केटिंग के अंदर आपको सिर्फ सेलिंग पे, इस मैनेजर को सिर्फ सेल्स के ऊपर ही फंक्शन करना है, सेलिंग के ऊपर ही डिपेंड करना है। तो उसको कोई भी अगर एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, प्रमोशन से रिलेटेड हेल्प चाहिए, मार्केट रिसर्च से रिलेटेड हेल्प चाहिए, वो उसको नहीं मिलने वाली, बिकॉज वो इन सबके साथ बात नहीं कर सकता है। उसको सिर्फ मार्केटिंग हेड से बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है कि आपको हेल्प नहीं मिल पाती। दूसरा, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होते हैं, आज हम लोग सिर्फ 4 टेरिटरी में बैठे हैं, तो ये मैनेज कर रहा है। अब इमेजिन करो, ये 4 से 16, 16 से 32, 32 से 64 टेरिटरीज तक अगर पहुंच गए, आप गुजरात से महाराष्ट्र पहुंच गए, महाराष्ट्र से कर्नाटका पहुंच गए, तो इसका वर्कलोड कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। सो दैट इज वाई दिस इज समटाइम्स नॉट प्रिफर्ड। सो हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की तरफ बढ़े, उसकी जगह मैं इस वीडियो को अभी ब्रेक देना चाहता हूँ, बिकॉज मैं उसको अपने 15 मिनट के टाइम में पूरा नहीं कर पाऊंगा। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाकी तीनों ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स की। सो प्लीज क्लिक ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।